Bismillahirrahmanirrahim. We are going to discuss bipolar disorder today. ड्यू टू नेटवर्क इशू आपको बस रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। मैंने मीटिंग स्टार्ट की थी लेकिन फिर से नेट का मसला हो गया था। काफी स्टूडेंट्स को भी आवाज नहीं जा रही थी और मेरी आवाज भी कट रही थी। सो दैट्स व्हाई आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ही ये वाला सबको मिलेगा, सब लोग यही सुनेंगे। अच्छा, तो बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या हो रहा है कि दो फेजेस होती हैं, एक होता है मैनिक और दूसरा होता है डिप्रेशन। मैनिक में मैंने आपको पहले भी 2-3 दफा बताया कि पेशेंट जो होगा वो हाई मूड में होगा, खुश होगा, चीयरफुल होगा, ठीक है, ग्रैंडियोस फीलिंग्स होंगी, दूसरों से खुद को सुपीरियर समझेगा, ठीक है, और अपना मतलब उसको जो भी अच्छा लग रहा हो वो जिंदगी में वो सारे काम करता है। दूसरी होती है डिप्रेशन, ये वाली मैनिक फेज थी, ठीक है, जिसमें उसको लोग भी कह रहे हैं कि तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, लगता है तुम बाइपोलर हो। और दूसरी तरफ क्या है, डिप्रेसिव फेज है। डिप्रेशन में क्या होगा कि वो सोच रहे हैं कि मैंने 8 years बैक ऐसा काम किया था और अब मैं उसकी वजह से डिप्रेस होके बैठा हूँ। मतलब कुछ भी सोच के, कोई पुरानी चीज, कोई नई, कोई भी चीज सोच के बस डिप्रेशन में जाना है, ठीक है। तो ये दो इसके फेजेस होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के। इसके अलावा ये होता है कि जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं ना, जब उनका देखिए डिप्रेशन फेज में होते हैं, फिर मैनिक फेज में चले जाते हैं, फिर मैनिक से कुछ अर्सा ठीक रह सकते हैं, फिर ऐसा हो सकता है कि दोबारा मैनिक नहीं चले हैं, दोबारा डिप्रेशन में चले गए। तो होता क्या है, फिर ऐसे लोगों को पता नहीं होता कि वो अगर डिप्रेशन में थे और अगर वो ठीक हो रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि अब हम ये वाकई में ठीक हो रहे हैं या हम लोग मैनिक फेज की तरफ से नहीं जा रहे। तो दैट्स वाई ये जो पिक्चर है ये इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है। ओके, और एंजाइटी होती है ऐसे लोगों को, जैसे कि अगर ये आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कि इसमें क्या कर रहा है और वो क्यों कर रहा है। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है लोगों को, वो चाहते हैं कि उनको ये लग रहा है शायद कि हम लोगों के मूड्स की वजह से लोग हमसे प्यार नहीं करते हैं, लोगों को हम अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। अब बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या क्या हो रहा है, सब कुछ होता है ना थोड़ा बहुत। देखें, उनको मेंटल इलनेस की सारी चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, ओसीडी भी थोड़ी सी हो जाती है, थोड़ा सा उनको ये टेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है, पैरानॉइड हो जाते हैं, इम्पल्सिविटी, ये सारा क्यों हो रहा है उनको, ग्रेंडियोसिटी, स्ट्रोक ऑफ जीनियस। ये इसलिए हो रहा है कि देखें कि ऐसा डिसऑर्डर है ना कि डिप्रेशन भी होता है और फिर मैनिक फेज में चले जाते हैं। तो जब मैनिक फेज में होंगे और ओवरऑल बंदे की पर्सनैलिटी कैसी होगी, ओवरऑल वो इसी टेंशन में होगा कि यार मुझे मतलब जिससे भी उसने अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना है अपनी लाइफ में, या उसके पेरेंट्स हैं या उसका स्पाउस है, किसी से भी, तो उन लोगों को भी डर लगता रहता होगा कि यार इसका मूड इस तरह का है तो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट इन फ्यू मिनट्स क्या हो जाएगा। तो ये सारी चीजें उसको अफेक्ट कर रही होती हैं और साथ में उसके ये सारे मसले भी चल रहे होते हैं। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ अदर मेंटल इलनेसेस टू। नाउ व्हाट इज बाइपोलर, के एक एपिसोड होगा डिस्टरबेंस का, ठीक है, इंटर स्प्रेड्स विद पीरियड ऑफ डिप्रेस्ड और एलिवेटेड मूड, ठीक है, दो तरह के मूड होंगे, डिप्रेशन होगा और एलिवेटेड मूड होगा, ठीक है। अच्छा, द लेटर इज नोन एज हाइपोमेनिया व्हेन माइल्ड और शॉर्ट लिव ना। अच्छा, हाइपोमेनिया ये होता है कि देखिए एक तो मैनिक होता है ना, एलिवेटेड मूड, अगर वो थोड़ा सा होगा और थोड़े से के लिए होगा तो उसको हम हाइपोमेनिया कह देंगे, मेनिया हो रहा है लेकिन थोड़ा सा हो रहा है। या फिर हम उसे कहेंगे सिंपल मेनिया जब वो सीवियर होगा और क्रोनिक होगा। अब बाइपोलर का जो रिस्क है ना वो 1 to 2% है, लाइफ टाइम में किसी को भी हो सकता है और यूजुअली ये 20s में होता है और इन मैन और वुमेन इक्वली अफेक्टेड होंगे, जैसे हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है। अब इसके अंदर इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है कि जिसके अंदर जो है ना वो मैनिक एपिसोड ज्यादा है, दूसरा ये होता है जिसके अंदर डिप्रेसिव एपिसोड ज्यादा होंगे, ठीक है। बाइपोलर टाइप 1 में ना ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनको ज्यादा मैनिक एपिसोड्स रहते हैं, ठीक है। क्लिनिकल कोर्स में क्या होगा, 1 or more मैनिक एपिसोड्स होंगे, ठीक है, और उसके दरमियान में उनको एक आधा जो है ये डिप्रेशन का आ जाएगा, लेकिन मोस्टली उनको क्या होगा वो मैनिक रहेंगे टाइप 1 में। दूसरे में होता है कि वो ज्यादा डिप्रेसिव रहते हैं और उसमें कोई मैनिया या हाइपोमेनिया का एक आधा एपिसोड आ जाता है, लेकिन वो मेजर डिप्रेशन का जो है वो डिसऑर्डर होगा उनके अंदर, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स हो गई हैं। अब इटियोलॉजी जेनेटिक है, हेरिटेबल होता है 70% ऑफ केसेस में। ये क्या होगा कि रिलेटिव्स जो होते हैं ना, जो भी आपके अगर किसी फैमिली में किसी को ये है तो ये आपको भी मतलब लोगों को फैमिलीज के अंदर ये रन करता है, उनको अफेक्ट कर सकता है। अच्छा, अब बाकी चीजें हमने पहले भी देखा है कि जितनी भी साइकेट्रिक इलनेसेस है उनके अंदर फिजिकल इलनेस होगी, स्लीप डेप्रिवेशन होगी, मेडिकेशन होंगी, इन सब पर रोल होता है। जो भी बाहर से स्ट्रेस आएगा उसको रिस्पॉन्स करेंगे, तो इन सब चीजों से भी क्या हो सकता है कि उसका जो फेज एक चल रहा था, चाहे वो डिप्रेशन में था, उसके अगर ऐसे चीजें मिली है वो हाइपोमेनिक जा सकता है, मेनिया में था तो वो डिप्रेशन में, इस तरह ये सारी चीजें उसको इफेक्ट करेंगी। डायग्नोसिस कैसे करना है कि कम्प्लीटली ये जो है ना क्लिनिकली बेस्ड होता है, क्लियर एविडेंस हो हमें कि पेशेंट है वो डिप्रेशन या मेनिया में गया है, हमें सही पता हो कि अच्छा ये अब डिप्रेशन वाले फेज में था
और ये देखें ना, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है कि जिसमें बंदा ज्यादातर डिप्रेसिव फेस में रहेगा और थोड़ा बहुत मैनिक में आएगा, और एक वो होती है टाइप 1 जिसमें ज्यादातर मेनी फेस में रहेगा। तो ये हमने क्लिनिकली असेस करना होता है पेशेंट को। उसके अलावा साइकोसिस हो सकती है। वो क्या होती है साइकोसिस, क्या होती है स्टूडेंट्स के, उसके अंदर हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होंगे। और हमने ये पहले भी पढ़ा था कि जो मूड डिसऑर्डर होता है, जो कि शिजोफ्रेनिया के साथ आएगा, ये बाइपोलर डिसऑर्डर, ये मूड डिसऑर्डर है ना, जो शिजोफ्रेनिया के साथ आएगा उसको हम शिजोफेक्टिव कह रहे थे, ऐसे ही था। ठीक है। अच्छा, और ये तो हमने टाइप 2 बाइपोलर तो पहले भी पढ़ लिया कि उसके अंदर रिकरेंट डिप्रेशन होगा और थोड़ा बहुत उसके अंदर जो हाइपोमेनिक एपिसोड्स होंगे। मैनेजमेंट में ये जो लिथियम कार्बोनेट है, इसको बहुत अच्छे से याद करना है। ये आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इसके अंदर से एमसीक्यूज आते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें आपने याद रखना क्या है कि एक तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, और ये हम एक्यूट मेनिया में देते हैं पेशेंट को ना। यहाँ पे हम ये प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी दे सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए भी दे सकते हैं। इसको हमने टीसीएस के साथ देना होता है अगर उसको क्या है रेजिस्टेंट डिप्रेशन है तो, ठीक है। अब इसके जो थेरेप्यूटिक रेंज है ना बच्चों की, हमने कितनी इसकी डोज देनी है वो बहुत थोड़ी है, उसको हमने रेगुलेट करना होता है। और इसके सीरम लेवल्स कितने होने चाहिए, 0.5 to 1 मिलीमोल पर लीटर। टॉक्सिक इफेक्ट्स में क्या क्या आ सकता है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आता है और एससीक्यू भी आता है आपका। वोमिटिंग, ट्रेमर और कन्वर्जन्स हो सकती हैं। इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है तो वेट गेन, हाइपोथायराइडिज्म, ये हाइपोथायराइडिज्म का एमसीक्यू आया हुआ है आपका पहले भी यूक्यू में, वो सॉरी यूएचएस में, ठीक है। और क्या हो सकता है इनके लिए, हाइपर कैल्सीमिया, पैराथर्मोन हार्मोन और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पाइडस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साइड इफेक्ट्स। ये आपको आपने बल्कि लिथियम के ये जो हम जब पढ़ते हैं पैथोलॉजी के अंदर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पाइडस, तो हम उसमें कॉज पढ़ते भी थे लिथियम से होता है। तो ये जो इसके हाईलाइटेड साइड इफेक्ट्स हैं इनको बहुत अच्छे से याद करना है आपने। अब देखें इनकी थायराइड फंक्शन, रीनल फंक्शन को अफेक्ट कर रहा है ना, तो हमने उसके रेगुलरली फंक्शन, रीनल फंक्शन टेस्ट और थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाते रहना होता है। और ये भी है कि लिथियम है ये ट्रेप्टोजेनिक होता है, तो हमने ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में भी नहीं देना। ये भी आपका एमसीक्यू आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ट्रेप्टोजेनिक, तो आपने इसमें लिथियम जो है वो सिलेक्ट करना है। अच्छा, उसके बाद है सोडियम वैल्पोरेट है और ओलेंजापिन है। हमें पता है कि सोडियम वैल्पोरेट हम एपिलेप्सी में ले रहे हैं, ओलेंजापिन क्या था, एंटीसाइकोटिक था, ठीक है। ये दोनों हमने प्रोफाइलेक्सिस के लिए देने होते हैं बाइपोलर। उसके अलावा हम सेकंड लाइन अल्टरनेटिव दे सकते हैं लिथियम के, अगर लिथियम से बंदे को आराम नहीं आ रहा तो। अब वेल्पोरेट क्या करता है, ये भी हमने आपने पढ़ा होगा, फीटन जो हाइडेंटाइन सिंड्रोम होता है उसके अंदर क्या होता है, फेशियल डिफेक्ट्स और सारा कुछ वो वेल्प्रोइड से हो रहा है। तो वेल्प्रोइड क्या है, ये भी बर्थ डिफेक्ट्स करवाती है। उसके अलावा मूवमेंट ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज में नहीं देना। और लिंजापिन का क्या साइड इफेक्ट आ गया, वेट गेन, ये भी आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। तो ये हमने 3 ड्रग्स देनी है, लिथियम देना है, सोडियम वैल्पोरेट देना है और लिंजापिन देनी है। इनके साइड इफेक्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको इस टॉपिक में से कुछ याद हो ना हो, ये ड्रग्स आनी चाहिए और इनके साइड इफेक्ट्स आने चाहिए। अब उसने लिखा है कि पेशेंट जो है ना वो एपिसोड्स होते हैं ना, ये पेशेंट नॉर्मल भी हो सकता है। एक किस्म का क्या होगा कि कभी उसको मेनिया हो रहा है, कभी उसको डिप्रेशन हो रहा है, कभी वो नॉर्मल हो गया है, तो रिलैप्सेस होते हैं, डिजीज बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर दोबारा हो जाती है। अब इसने लिखा हुआ कि एनुअल जो रिस्क होता है ना, एवरेज रिस्क ऑफ रिलैप्स, वो 10 to 15% होता है, ठीक है। और 3 एपिसोड्स के बाद वो डबल हो जाता है। अगर एक पेशेंट में 3 एपिसोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके अंदर रिकरेंस और रिलैप्स के चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, और इसके साथ जो एक रिस्क है ना वो है सुसाइड का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस नीड टू बी एड्रेस्ड के ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन वाले जब फेज में होंगे तो दे कैन गो एंड अटेम्प्ट सुसाइड। सो ये आपने याद रखना है इसके अंदर। ओके, अब हमने पढ़ना है कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होता है बच्चों, कन्वर्जन डिसऑर्डर में आपने बस एक चीज याद रखनी है, इसको डिसोसिएटिव भी कहते हैं। क्यों कह रहे हैं इसको, ये होता है कि इसके अंदर ना आपको सिम्टम्स ऐसे आएंगे जैसे आपको कुछ सेंसरी मोटर फंक्शन जो है तो ब्रेन जो है ना उसके अंदर कोई मसला हो गया है, लेकिन असल में ऐसा होता कुछ नहीं है। लोग आएंगे वो कहेंगे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, कि जैसे कि उनकी विजन चली गई है, ठीक है, सेंसरी लॉस हो गया है। या उनको वो आगे कहेंगे कि कोई मोटर फंक्शन हो, जैसे अब ये कह रहा है कि मेरे हैंड्स जो है वो इस क्रैम्पिंग ना, हालांकि इसको कोई मसला नहीं है। तो दिस इज अ कन्वर्जन डिसऑर्डर। मतलब ऐसा होगा कि कोई के मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कोई के मुझे सुनाई नहीं दे रहा, या मेरे से चला नहीं जा रहा, गेट डिस्टर्बेंसेस हो गई हैं। जितने भी सेंसरी मोटर डिसऑर्डर है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, अंदर जब हम उनके सारे टेस्ट वगैरह करवाएंगे वो नॉर्मल होंगे, हमें कोई कॉज नहीं मिल रही होगी, उनका ब्रेन, उनके सेंसरी मोटर फंक्शन सब कुछ नॉर्मल होंगे। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट। जैसे ये कह रहा है कि आई एम ब्लाइंड, आई कांट सी, ठीक है। अब ये इसमें लिखा हुआ कि जो भी जितने लोग पैरालाइज होके आ गया ना उनको कन्वर्जन डिसऑर्डर के लिए डायग्नोज कर दें। ऐसा नहीं है वैसे, हमें रियल पैरालिसिस स्ट्रोक वाले पेशेंट्स भी आते हैं,
लेकिन जो कन्वर्जन के आएंगे ना, वो कैसे आएंगे, वो गेट डिस्टर्बेंसेस के साथ आ सकते हैं कि लिम्स का फंक्शन नहीं है, एफोनिया, बोल नहीं सक रहे, ब्लाइंडनेस हो गया है, और नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स होंगे। ये क्या होता है बच्चों, एपिलेप्सी के सीजर्स होते हैं ना। अब मैंने खुद भी एक पेशेंट देखी थी मेडिकल वार्ड में, उसको एक्चुअल में एपिलेप्सी थी, लेकिन ऐसे लोगों को क्या होता है फिर जब उनको कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है ना, तो उनको फिट्स ना भी हो रहे हैं तो खुद से ही वो फिट्स वाले शेप इख्तियार कर लेते हैं। उनको जैसे फिट्स में बंदे के हाथ पांव मुड़ जाते हैं और झटके लगते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही खुद से करने लग जाते हैं, लेकिन वो हमें साफ पता लग रहा होता है, क्योंकि हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने कभी एक्चुअल एपिलेप्टिक सीजर्स देखे हैं तो आप ये जो कन्वर्जन वाले होंगे इनको आप आइडेंटिफाई कर लोगे। तो ये नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स आ सकते हैं। अच्छा, अब ये होता है क्या है, इसकी डेफिनेशन हमने पहले देखी है कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, जो कि क्या है, लॉस ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है ना, सारे ब्रेन के फंक्शन, लेकिन उनको ऑर्गेनिक डिजीज उसके अंदर कोई नहीं है, हमें कोई कॉज नहीं मिल रही। साइकोलॉजिकल फंक्शंस किसको अफेक्ट करते हैं, अवेयरनेस और मेमोरी को, ठीक है, और फिजिकल फंक्शंस किसको करेंगे, सेंसरी मोटर और मिमिक करेंगे, जैसे मोटर या सेंसरी नर्वस सिस्टम के अंदर कोई मसला हुआ है और वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। इटियोलॉजी अननोन है, ठीक है, हो सकता है कोई चाइल्डहुड में इसको कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ हो, कोई उसके साथ फिजिकली सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो, ठीक है। अब उसने लिखा है कि अगर कोई ऑर्गेनिक डिजीज वाकई में है, जैसे एक पेशेंट को मैंने भी एग्जांपल दिया, एपिलेप्सी वाकई में थी, लेकिन उसको साथ में नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स भी हो सकते हैं, तो ये हमारी जो सिचुएशन होगी ना कन्वर्जन डिसऑर्डर की, ये थोड़ी ज्यादा है मुश्किल, इसको करना, एड्रेस करना और उसको मैनेज करना। मैनेजमेंट इसकी बहुत सिंपल है, हमने कॉग्निटिव थेरेपी करवानी है, अगर डिप्रेशन है तो उसको ट्रीट करना है एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ। अच्छा, ये एक जनरल प्रिंसिपल्स है ना, कि अगर कोई मेडिकली अनएक्सप्लेन सिम्टम्स आते हैं, किसी पेशेंट के अंदर कोई आता है आपके पास, उसको वो कहता है मुझे मसला है, मुझे चेक करो, लेकिन अंदर उसके कुछ भी नहीं होता, तो ये क्या होगा, फिर हमने इसको क्या करना है, हमें उसकी पूरी हिस्ट्री लेनी है, उसे अच्छे से एड्रेस करना है कि अच्छा वहाँ बताएं आपको क्या मसला है। हमने देखना है कि उसको कोई और वाकई में बीमारी तो नहीं है, ठीक है, और हमने अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन और रेफरल नहीं देने। ये नहीं करना है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही है, अच्छा तुम न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, तो तुम नेफ्रोलॉजिस्ट के पास इधर उधर चले जाओ, उसको चक्कर नहीं लगवाने। अगर हमें कोई सही वाली कोई साइकेट्रिक सिंड्रोम पता लग गया, अच्छा इसको ये मसला, तो हमने उसको स्पेसिफिकली ट्रीट करना है, और पेशेंट को हमने बताना है कि हमें तुम्हारी जो कंप्लेंट है उसके अंदर यकीन है, ठीक है, हमें पता लग रहा है कि तुम्हें ये मसला है। उसके साथ एक अच्छा कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप बनाना है, उसको पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन देनी है कि अच्छा ये सिम्टम्स तुम्हारे इसलिए आ रहे हैं, ठीक है। और हमने इसको ये नहीं कहना कि यार तुम्हें साइकोलॉजिकल मसला है इसलिए आ रहे हैं, बार बार उसको एम्फसाइज नहीं करना कि तुम्हें साइकोलॉजिकल मसला है, और उसको इंकरेज करना है कि उसका जो नॉर्मल फंक्शन है उसके वो वापस आ जाए। तो ये सारी नॉर्मल, हमने जो साइकेट्री के अंदर जितने डिसऑर्डर्स पढ़े हैं उसके अंदर ये चीजें ही होती हैं कि उसको हमने काउंसिल करना है, सीबीटी करनी है, इंटरपर्सनल थेरेपी, फैमिली थेरेपी, रिहैबिलिटेशन। तो ये चीजें जब भी साइकेट्रिक कोई भी इलनेस आएगी उसके अंदर आप लिख सकते हो। So this was all about today's topic and it was the last topic of psychiatry. I hope कि आपको psychiatry के अच्छे से समझ आ गई हो, और good luck for your prof and exams. Allah Hafiz.